सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में अपने पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य ये पाठ 3 आधुनिक काव्य के अंतर्गत। कल हमने चर्चा की जो पाठ्यक्रम में अपने बच गया था सुपढ़ने हार मत उड़ना मन मत हार सुपढ़ने रचनावती ऐसना वाले आपको मिलेंगे, सांसारिक कामना रखने वाले आपको मिलेंगे सुपढ़ने पक्षी, लेकिन विस्तृत आकाश में उड़ते वक्त आप को मंजिल पर पहुंचने के लिए बाधाएं आएगी, लेकिन बाधाओं से विचलित नहीं होना है। तो ये रचना हम कल पढ़ रहे थे। इससे पहले रेत पे नहाया मेरा मन हरीश बादानी जी की जो रचनाएं थी, हमने उनकी रचनाओं का सह प्रसंग व्याख्या की। सुपढ़ने के माध्यम से जितनी भी रचनाएं थी उनकी हमने क्या की है, सह प्रसंग व्याख्या की है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य इनकी रचनाएं हैं जो समतल नहीं है शहर, समतल नहीं है शहर। इसमें से गत एग्जाम में व्याख्या पूछी गई थी, समतल नहीं है शहर। दूसरी इनकी जो रचना है कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। और फिर इनकी तीसरी रचना आती है पहला शब्द हो जैसा, पहला शब्द हो जैसे। और चौथी इनकी जो रचना आती है किसे निवेदित। और अंतिम इनकी छोटी सी रचना है जो जरे नहीं तो क्या, जरे नहीं तो क्या। ये इनकी रचनाएं हैं जिनकी हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। जैसे ही अपने प्रथम वीडियो शुरू हुआ था उसमें आपको इनका पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत से आपको लिखवा दिया गया। इसके बाद जैसे ये अपना पूर्ण होता है पाठ्यक्रम आधुनिक काव्य का, तो हम शुरू करेंगे जगदीश गुप्त का लिखा हुआ संभूक। वो हम उनकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम जो इकाई बनती है संभूक से ही बनती है जो श्री जगदीश गुप्त द्वारा रचित है। तो उससे पहले ही आप जागृत अवस्था में आ जाओ। संभूक जो है वो आप उपलब्ध आपके पास हो या महाविद्यालय से आप उसको ले जाओ। तो आप शुरू करोगे, साथ साथ में काफी विस्तृत बड़ा है, प्रयास करेंगे साथ साथ में लिखने का। जब आपके पास होगा तो हमें उसमें और भी आसानी रहेगी। अब अपने जैसे नंद किशोर आचार्य है, इसके बाद में रघुवीर सहाय और सुदामा पांडे धूमिल की जो रचना बची है, और हमने सदी पर सह प्रसंग इनकी रचनाओं पर व्याख्या कर ली है। तो आज हम चलें नंद किशोर आचार्य। तो नंद किशोर आचार्य एक श्रेष्ठ क्या है, कवि माने गए हैं। एक श्रेष्ठ कवि और नाटककार, समीक्षक तथा चिंतन के रूप में हिंदी जगत में एक अलग ही पहचान रखते हैं। नंद किशोर आचार्य क्या बताया है, एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, समीक्षक तथा चिंतक के रूप में हिंदी जगत में अलग ही पहचान रखते हैं। इनकी कविताओं में प्रेम प्रकृति, इनकी कविताओं में प्रेम प्रकृति, अपने अस्तित्व और सृष्टि के रहस्य, अपने कविता के अनुशासन और उसके रचाव में समझने का प्रयास करते हैं। फिर सुनो, इनकी कविताओं में प्रेम प्रकृति, अपने अस्तित्व और सृष्टि के रहस्य, अपने कविता के अनुशासन और उसके रचाव में समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में इनकी जो मरुभूमि है बीकानेर तथा मरुस्थल की प्रकृति के क्या उकेरे हैं, चित्र उकेरे हैं। ये राजस्थान से संबंध रखते हैं बीकानेर से। तो उन्होंने अपनी कविताओं में
इनकी जो अपनी कविता है उनमें मरुभूमि, बीकानेर तथा मरुस्थल की प्रकृति के चित्र उकेरे हैं। इनका जो प्रमुख काव्य संग्रह है, इनका जो प्रमुख क्या काव्य संग्रह है वो देखें कि जल है जहाँ, जल है जहाँ वह एक समुंदर था, वह एक समुंदर था, शब्द बोले हुए, शब्द बोले हुए आती है जैसे मृत्यु, आती है जैसे मृत्यु। ये क्या इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य संग्रह है। जल है जहाँ वह एक समुंदर था, शब्द बोले हुए आती है जैसे मृत्यु, आती है जैसे मृत्यु। इनका जन्म 1945 में हुआ था। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ 1945 ईस्वी में। और ये आपको मैंने बताया कि एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, समीक्षक और फिर बताया चिंतक के रूप में हिंदी जगत में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। उन्होंने आज्ञा द्वारा चौथा सप्तक 1979 में जो सम्मिलित किया था, उनकी कविताओं को उसमें शामिल किया गया। तो ये इनका था जीवन परिचय। अब इनके आगे हम इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो नंद किशोर आचार्य के जीवन परिचय में आपको मैंने बताया कि एक श्रेष्ठ कवि, एक नाटककार, समीक्षक तथा चिंतन के रूप में हिंदी जगत में अलग ही पहचान रखते हैं। उन्होंने अपनी कविता में मरुभूमि, बीकानेर, मरुस्थल की प्रकृति के चित्र उकेरे हैं। प्रमुख जो काव्य संग्रह बताया जैसे जल है जहाँ वह एक समुंदर था, शब्द बोले हुए आती है जैसे मृत्यु। वे एक समीक्षक तथा नाटककार है, वे एक समीक्षक तथा क्या है, नाटककार है, वे एक समीक्षक तथा नाटककार है। अब इनकी जो रचनाएं हैं, जरे नहीं तो क्या, जरे नहीं तो क्या, उस पर आज हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। एक बार इनका जीवन परिचय के बारे में आप रजिस्टर में अंकित करें। कविता है जरे तो नहीं, दूसरी कविता है कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ। ये दो इनकी कविता है नंद किशोर आचार्य की। जरे नहीं तो क्या, जरे नहीं तो क्या, रहे हैं झूम तांबई पत्तों के गुच्छे, अपने इस झूमने में ही कृतज्ञ हो रहे, जाकर सार्थक करते हवा से मिलन को अपने। जरे नहीं तो क्या, जरे नहीं तो क्या, रहे हैं झूम तांबई पत्तों के गुच्छे, अपने इस झूमने में ही कृतज्ञ हो रहे, जाकर सार्थक करते हवा से मिलन को अपने। पेड़ के पत्ते जब वो पीले पड़ जाते हैं तब तक वहीं रहते, तब तक नए पत्तों का आगमन नहीं होता। और वो नीचे जब गिरते हैं तो किसके सहारे, जैसे ही हवा का वेग आया और हवा और पत्तों का आपस में मिलन हुआ, और मिलन हुआ तो पत्ते अपने आप को क्या माना, कृतज्ञ मान रहे हैं, इसलिए वो जड़कर अपने जीवन को क्या करते हैं, सार्थक करते हैं। तो कवि ने यहाँ पे जरे नहीं तो क्या, कवि ने यहाँ पे पीले पत्तों के हवा में झूलने का यहाँ पे वर्णन किया है। तो क्या बताया है कवि ने, अपने जरकर ही वो जीवन में सार्थक बताया है। तो कवि बताते हैं, कवि कहते हैं कि जो पत्ते सूखकर तांबे रंग जैसे हो गए तो डाली पर कब तक झूलेंगे। पत्ते पहले पीले पड़ जाते हैं, फिर तांबे के रंग वर्ण के हो जाते हैं, और कब तक डाली पर रहेंगे। तो एक दोहा आता है, आपको सुना होगा कि वृक्ष बोला पात से, सुन पात मेरी एक बात। वृक्ष बोला पात से, सुन पात मेरी एक बात। इस घर की रीत है एक आवत एक जात। तो जिस प्रकार से पेड़ पर पत्ते होते हैं, जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो नए पत्तों का, नई कोपलें निकलती है, पुराने पत्तों को धक्के मारकर वहां
वहां से क्या कर दिया जाता है बाहर, और वो पत्ते हवा के माध्यम से जब नीचे इस दरा पे उतरते हैं तो अपने पवन को भी क्या मानते हैं, अपने जीवन की संगी मानते हुए अपना आभार व्यक्त करते हैं, और वो जलकर ही अपने आप के जीवन में कृतज्ञ मानते हैं। तो इसमें कवि ने सांसारिक जीवन का यही सत्य बताया है, जो उग्यो सो आथुनो, जो फूल्यो सो कमलाही। जो उदय हुआ है वो अस्त होगा, जो फूल खिला है वो क्या होगा, मुरझाएगा। तो ये जीवन का चक्र बताया है। जैसे आपने सुमित्रानंदन पंत की एक कविता पढ़ी होगी परिवर्तन, उसमें आता है कि आज बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात, आज बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात, 4 दिन की सुगध चांदनी फिर अंधकार अज्ञात। आज बचपन है हमारा शरीर, हमारा गात शरीर कोमल है, जैसे ही बुढ़ापा आएगा जरा का पीला पात, शरीर क्या बन जाएगा, पीला पड़ जाएगा। और पीला पात जैसे पेड़ के पत्ते, जैसे यहाँ तांबई पत्तों के गुच्छे आए हैं, इसी प्रकार हमारा शरीर है वो भी क्या पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। फिर बताया कि 4 दिन की सुगध चांदनी, ये 4 दिन की खुशी का अवसर है, फिर अंधकार अज्ञात, फिर पता नहीं। तो कवि ने यहाँ पे पत्तों, पीले पत्तों को हवा में झूलते हुए अपने आप को सार्थक मानते हैं। तो बताया है इसी प्रकार जीवन का ये सत्य है, संसारिक जीवन का ये क्या है, सत्य है। जो फरा तो जरा, जो फरा सो जरा, यही क्या है, जीवन का सार्थक है, हवा में मिलन को अपने। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया है कि जरे नहीं तो क्या, कवि कहते हैं कि अपना जरना, जड़ जाना ये उसकी नियति बन जाती है। वे पत्ते सूखकर हवा में कुछ काल के लिए क्या करते हैं, झूलते रहते हैं, और इस प्रकार वे शिव को आभारी मानते हैं, अपने आप को क्या मानते हैं, आभारी मानते हैं। इस हवा से मिलन से अपना जीवन सार्थक करते हैं। जैसे हवा का मिलन उन तांबई पत्तों के साथ हुआ तो अपने आप को क्या मानते हैं, जीवन को सार्थक मानते हैं। तो सूखे पत्ते झड़ने की तरह जीवन भी भौतिक तत्वों से विलीन हो जाना ठीक माना जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जरे नहीं तो क्या, जिस प्रकार पेड़ के पत्ते क्या रूपक लेकर कवि ने यहाँ पे बताया है कि वो जरे नहीं तो क्या झूम रहे हैं। वो कहते हैं अभी तक गिरे नहीं पेड़ से, अभी तक वो झूला झूल रहे हैं, उनके पत्ते हैं वो सूखकर तांबे के रंग जैसे हो गए हैं, इसलिए झूमने में ही अपने आप को क्या मांग कर रहे हैं, करते गए। जैसे ही हवा का इनका मिलन हुआ वो अपने जीवन को क्या मानते हैं, सार्थक मानते हैं। इसी प्रकार जीवन में भी ये है हमारा जीवन, हमारा जीवन होता है, मृत्यु होती है। इसी प्रकार यह जीवन का सार्थक मानते हैं, सांसारिक जीवन का यही सत्य माना है। तो ये कविता थी जरे नहीं तो क्या। अब दूसरी इनकी कविता आती है, कुछ भी तो ठीक नहीं, कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ, कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ। ध्यान से देखो इसको, कुछ भी तो ठीक से हुआ, न बचपना न समझदारी, न बचपना न समझदारी, न दोस्ती न दुश्मनी, न प्रेम न परिवार, न तंदुरुस्ती न बीमारी, न हंसना न रोना, न नींद न जागना, न रेगना न तनकर खड़े रह पाना। कविता भी नहीं कामंदी हुआ न त्रासदी, ठीक से जीवन इसलिए डरता हूँ, इसलिए डरता हूँ, ठीक से मरूंगा तो नहीं, इसलिए डरता हूँ, ठीक से मरूंगा तो नहीं। तो कवि ने यहाँ पे बताया है कि कविता के माध्यम से कुछ भी तो ठीक नहीं, इस कविता से ये जो अपनी राज व्यवस्था है, कवि ने यहाँ पर व्यवस्था को पसंद करता है। कवि व्यवस्था को पसंद करता है, जो काम किया जाए वो सही ढंग से हो, जो हम कार्य करते हैं वो सही ढंग से हो, और जीवन किसी भी काम को बोझ या खाना पूर्ति समझकर
किया जाए उसका उद्देश्य नहीं, उसका उद्देश्य ये नहीं कोई कार्य कर रहे हैं उसको हम खाना पूर्ति के उद्देश्य से किया जाए। मानव जीवन में प्राप्त कोई भी ऐसा कार्य जिस कार्य करें जिससे हम उस क्षेत्र में अपना नाम कमाएं, इसके लिए हमें जाना भी जाए। तो कवि ने यहाँ पर व्यवस्था पर उस व्यवस्था को पसंद करता है कि जहाँ भी हम कार्य कर रहे हैं बड़ी तल्लीनता के साथ एक मन होकर उसी में लीन होकर उसी में डूबकर कार्य करना चाहिए। जितना समय हम जिस जगह हम क्या कर रहे हैं कार्य, उस कार्य को बोझ न मानते हुए कार्य करना चाहिए। इसकी भाषा सीधी सादी है जो रचना है। तो कवि ने बताया है कि नंदकिशोर आचार्य की कुछ भी तो ठीक नहीं। कवि ने चाहा कि जीवन में सब कुछ ठीक ढंग से नहीं हुआ, जीवन में कोई भी सही ढंग से नहीं हुआ, कुछ भी तो मेरे जीवन में सही ढंग से नहीं हुआ। न तो बचपन, न मुझे समझदारी हुई, न मैं दोस्ती पाल सका, न दुश्मनी, न प्रेम, न परिवार, न मुझे तंदुरुस्ती हुई, न बीमारी, बीच में मैं जूझता रहा, हंस पाया ही नहीं, न सही ढंग से रो पाया, न मैं नींद सो पाया, न जाग पाया, न रह पाया, अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाया, बनकर खड़ा नहीं हो पाया। इन्हें मैं गर्व के साथ ऐसा नहीं कह पाया कि मैं आज कुछ कर पाया। तो कवि ने फिर आगे बताया है कि मैं कविता भी नहीं कर पाया। उस कविता में न कामंदी है, न त्रासदी है, न दुखद भरा है, न उसमें क्या है कोई मनोरंजन पूर्वक कामंदी का से तो मनोरंजन हो उसमें, न उसमें कोई त्रासदी है। इसलिए मैं डरता हूँ कि मेरी जो मृत्यु आएगी वो सही ढंग से हो पाएगी या नहीं। तो दोबारा सुनो कि कुछ भी तो ठीक से नहीं हुआ। मेरा जो जीवन अमूल्य है किंतु उसको सही ढंग से मैं जी नहीं पाया, उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ, बचपन सही ढंग से नहीं बीता, मेरा जो बचपन था वो भी सही ढंग से नहीं बीता, आगे समझदारी पूर्ण व्यवहार भी नहीं कर सका। न तो बचपन सही ढंग से बीता है, न मैं कोई सही ढंग से व्यवहार कर पाया, सभी के साथ प्रेम कर पाया, किसी के साथ प्रेम नहीं पनपा मेरा, न अच्छा बचपन गुजरा, न दोस्ती हुई किसी से, न दुश्मनी, न प्रेम, न परिवार कोई ऐसा हुआ, न तो मेरी दोस्ती हुई, न दुश्मनी भी मैं इस प्रकार से नहीं पाई कि दूसरों के लिए कोई आदर्श प्रस्तुत कर सकूं। जीवन भी सही ढंग से प्रेमपूर्वक व्यवहार हुआ, न परिवार की जिम्मेवारी, न परिवार की मैं जिम्मेवारी समझ पाया, उनका लालन पालन सही ढंग से नहीं कर पाया। तो कवि ने बताया है कि मुझे न तो सही ढंग से तंदुरुस्ती मिली, न बीमारी, न मैं सही ढंग से हंस पाया, हंसना भी नहीं आया, न रोना आया ढंग से, फिर बताया न मैं नींद ले पाया ढंग से, और न ही जागने का अच्छा उपयोग हो पाया। मैं जागृत अवस्था में था तभी मैं अच्छे जीवन को सार्थक नहीं लगाया, इसको न रेंग पाया, न कर गर्व के साथ खड़ा हो सका कि कोई गर्व किया कि मैंने ऐसा कार्य किया है। कि ये कवि ने इस प्रकार से बताया। फिर बताया है कि जैसे ही मेरी मृत्यु आएगी तो मुझे डर लगता है कि ये जो मेरे जीवन में घटित हुआ तो ऐसा ही मैं कहीं मर न जाऊं, मृत्यु भी मुझे इस प्रकार से न आए कि बेढंग से न हो मृत्यु भी, यदि मृत्यु भी सही ढंग से हो जाए तो ठीक है, ये कवि ने बताया। फिर मैंने बताया कि कवि ने यहाँ बताने का प्रयास किया जो व्यवस्था है, कवि की जो व्यवस्था पसंद करता है, जहाँ काम कर रहे हैं हम उस काम को बड़ी तल्लीनता के साथ एक मन होकर किया जाए। लोग हमारे कार्य की क्या करें, प्रशंसा करें, कार्य की प्रशंसा करें, हम कार्य को बोझ पूर्ण मानकर उसकी खाना पूर्ति न करें। इस प्रकार इस सीधी सरल प्रवाह पूर्ण कविता में
इस मुक्त छंद में ये बताने का कवि ने प्रयास किया है, कुछ भी तो ठीक से हुआ, न बचपना, न समझदारी, न दोस्ती, न दुश्मनी, न प्रेम, न परिवार, न तंदुरुस्ती, न बीमारी, न हंसना, न रोना, न नींद, न जागना, न रेंगना, न तनकर खड़े रह पाना, कविता भी नहीं, न त्रासदी हुआ, न कामंदी, ठीक से जीवन इसलिए डरता हूँ, ठीक से मरूंगा तो नहीं। तो इस प्रकार की ये रचना थी। उनकी दो अपनी रचनाओं का प्रकाश डाला नंद किशोर आचार्य की डरे नहीं तो क्या, और दूसरी थी कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ। कल फिर इनकी रचना लेकर हाजिर होंगे। समतल नहीं है शहर, समतल नहीं है शहर, और फिर पढ़ेंगे पहला शब्द हो जैसा किसी निवेदित। इस पर हम 100% व्याख्या करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।